अधिगम का अर्थ संकल्पना। अधिगम क्या होता है? देखने सीखना। अधिगम मतलब सीखना। व्यवहार में वांछित परिवर्तन यह अधिगम है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही आपका अधिगम कहलाता है। परिभाषा देखो, वुडवर्थ ने कहा, सीखना विकास की प्रक्रिया है। करो करो कहते आदत, ज्ञान और विवर्तियों का अर्जन ही अधिगम है। करो आदत से मजबूर है, ठीक है ना। आदत और विवर्तियों का अर्जन ही आपका ज्ञान है। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। स्किनर व्यवहार के अर्जन से उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। हिलगार्ड नवीन परिस्थितियों अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। हिल यानी पहाड़ पर अनुकूलन करना होता है, तो अनुकूलन करने की प्रक्रिया अधिगम है। अधिगम के सोपान मूल रूप से 8 सोपान माने गए हैं। आवश्यकता, विवरणा, प्रेरक, लक्ष्य, बाधाएं, तत्परता, अधिगम, स्थिति, अनुक्रिया, समायोजन और व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम के 8 सोपान माने गए हैं। लक्ष्य, आवश्यकता, लक्ष्य, बाधाएं, तत्परता, अधिगम, स्थिति, अनुक्रिया, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम की प्रकृति, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। स्थायी परिवर्तन तथा सार्वभौमिक होता है। अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। सीखना तीव्र पक्ष यानी नकारात्मक भावनात्मक होता क्रिया होती है। यह समायोजन समस्या समाधान प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कार्य का अधिगम। व्यक्तिगत कार्य का विवरण, व्यक्ति में के विवरण। स्किनर ने अधिगम को सर्वोत्तम राजा बताया। विवरणा को इच्छा शक्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, आयु बताया है। मनोवैज्ञानिक कार्य के अंदर क्या आपकी रुचि, आकांक्षा, जिज्ञासा, थकान, उदाहरण, स्मृति, शिक्षा संबंधी कारक, विषय ज्ञान और व्यक्तित्व, कार्य की लंबाई, रोचकता और कठिनाई स्तर, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण। अधिगम के नियम देखा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक ने अपने पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में 3 मुख्य गुण, 4 नियम, 5 नियम बताए हैं। मुख्य 3 नियम और 5 गुण नियम बताए हैं। तत्परता का नियम वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम बताया है। किसी भी कार्य को प्रति तत्पर हो तो करना सीख जाता है। मन से समर्पित होता है। तय नियम कर उपयोग बालक रुचि जिज्ञासा उपयोग जगाने में किया जाता है। अभ्यास का नियम बार बार दोहराना नियम है। इस नियम से बालक में लेखन सुधार, कोई आदत बनाने, कला के विकास में किया जाता है। प्रभाव संतोष का नियम, जब किसी कार्य या परिणाम का अच्छा आता है तो व्यक्ति करना सीख जाता है। प्रशंसा, पुरस्कार, दंड है। गुण नियम 5 बताए हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाना। हास्य क्रिया का नियम, विषय वस्तु छोटे छोटे भागों में करना, तोड़कर अंश में पूर्ण की ओर बढ़ना। मनोवृत्ति का नियम, पॉजिटिव एटीट्यूड। आत्मीकरण का नियम, पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना। साहचर्य परिवर्तन, किसी एक स्थिति से में किए गए व्यवहार को दूसरी स्थिति में सही परिस्थिति में दोहराना। अध्ययन की विधियां 5 प्रकार की होती है। करके सीखना क्लिपेटर ने कहा है। निरीक्षण करके सीखना वाटसन ने कहा है। परीक्षण करके सीखना विलियम ने कहा है। और सामूहिक विधि द्वारा सीखना समूहन यानी वादविवाद से सीखना। अधिगम सिद्धांत देखें, व्यवहारवादी है। अनुबंधन से ज्ञान प्राप्त, मानव यंत्रवार होता है। मानव व्यवहार वातावरण में अर्जित माना जाता है। अनुभव, अभ्यास, उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्वन, प्रशिक्षण महत्वपूर्ण शब्द है। संज्ञानवादी अधिगम बोध को महत्व दिया है। बालक समस्या समाधान, तर्क चिंतन, वैविध्यीकरण, सामान्यीकरण, संश्लेषण, विश्लेषण माध्यम से करता है। प्रत्यक्षीकरण, अचानक समस्या समाधान, सूचना संगठन, आकस्मिक अंतर्बोध होता है। व्यवहारिक सिद्धांत, प्रयास त्रुटि के सिद्धांत। थॉर्नडाइक अमेरिकी 1898 में शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंस में दिया है। भूखी बिल्ली का प्रयोग किया था। उद्दीपक, सुगंधित मछली का टुकड़ा लिया था। बार बार प्रयास करने पर सफलता मिली थी। अन्य नाम देखें। उद्दीपक, अनुक्रिया का सिद्धांत, आरस सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का नियम, परिश्रम, धैर्य का नियम, हर्षोल्लास और हर्षोदुख का नियम है। सब अधिगम पर सीखने बल देता, रटने पर जोर। या यांत्रिकता व प्रतिभाशाली के लिए अच्छी नहीं है। यांत्रिक यानी कि एक ही कार्य को बार बार दोहराया जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्राचीन या पारंपरिक अनुबंधन सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है। प्रतिस्थापन सिद्धांत है। उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत है। अस सिद्धांत है। प्रतिक्रिया अनुबंधन है, जबकि थॉर्नडाइक आर सिद्धांत है। अनुबंधन क्रिया सहज क्रिया होती है। स्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार को अनुबंधित करता है। पावलोव प्रतिपादक आईपी पावलोव थे। रूस के शरीर वैज्ञानिक थे। 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार। उन्हें अनुबंधन का पिता कहा जाता है। पावलोव ने सीखना अनुकूलन अनुक्रिया का परिणाम माना है। प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किए थे। प्रयोग से पूर्व भोजन, लार का टपकना। भोजन एक मूल उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक है। लार का टपकना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। प्रयोग के दौरान घंटी प्लस भोजन, लार का टपकना। घंटी कृत्रिम है, स्वाभाविक अनुबंध उद्दीपक है। जब लगातार से कंडीशनल स्टिमुलस को उपस्थित करे और कंडीशन बंद हो जाता है तो उसे विलोपन कहते हैं। यदि केवल घंटी को बजाने से लार टपकना बंद हो जाती है। अनुबंधन 4 प्रकार के होते हैं। सहकालिक अनुबंधन, घंटी और भोजन साथ में दिए जाते हैं, इसे अनुबंधन स्थापित बहुत कम होता है। विलंबित अनुबंधन, शिक्षा कंडीशन प्रारंभ कर अंत पहले होता है, सबसे अच्छा अनुबंधन माना जाता है। अनकंडीशनल भोजन होता है, कंडीशनल घंटी होती है। अवशेष देखें। कंडीशनल अनकंडीशनल से पहले दिया जाता है, लेकिन सामान्य अंतराल अधिक होता है। पश्चगामी सबसे खराब अनुबंधन होता है। इसमें अनकंडीशनल
आपका अनकंडीशनल और कंडीशनल से पहले दिया जाता है। अनुबंधन उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं। प्रवृत्त्यात्मक सकारात्मक पुरस्कार भोजन होता है, विमुखी नकारात्मक दंड होता है। शिक्षा में उपयोगी, भाषात्मक विकास में उपयोगी होता है, समय निर्माण में उपयोगी होता है। भोजन में भय के दूर करने वाला स्वीकारात्मक होता है, स्थिरता को दूर करने में होता है। जैसे अंधेरे में किसी डर लगता है, अंधेरे में ले जाकर अनुबंधन स्थापित करना होता है। अच्छी आदतों के निर्माण में उपयोगी होता है। शिक्षक सहायक सामग्री के लिए उपयोगी बल देता है। पुनर्बलन सिद्धांत, कर्मबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणितीय निगमन का सिद्धांत, यथार्थवादी का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, परिणाम प्रबलन का सिद्धांत, आवश्यकता नवकलन का सिद्धांत, परिष्कार सिद्धांत, चालक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रतिपादक कलारक हल है। पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत दिया था उन्होंने। पुनर्बलन का सिद्धांत, हलकार पुनर्बलन का सिद्धांत, हलकार पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर ने दी थी। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। प्रयोग चुहे पर किए थे। स्किनर ने इसको अधिगम का सर्वश्रेष्ठ आदर्श सिद्धांत माना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अन्य नाम से क्रिया अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबंधन, थोड़ा साधनात्मक अनुबंधन, पुनर्बलन सिद्धांत, जबकि कलारक हल का प्रबलन सिद्धांत है। आर सिद्धांत आर अनुबंधन, प्रतिपादक बी एफ स्किनर है, 1938 अमेरिका में दिया था। अनुक्रिया व्यवहार, उद्दीपक के कारण होने वाले व्यवहार को अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। प्रसूत व्यवहार, बिना उद्दीपक के होने वाले क्रिया को प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। स्किनर के प्रयोग में उद्दीपक दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत नाम दिया जाता है। प्रयोग कुत्ते और सफेद बिल चूहे पर किया था। कुछ आकृतिकरण, बहिर्गमन, सुविधा आपूर्ति, पुनर्बलन, वांछित अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन को रोक के रखना, शेपिंग, आकृतिकरण या रूप निर्धारण, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने पर पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग करना होता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण, एक ही अनुक्रिया को बार बार दोहराना होता है। श्रृंखला, एक अनुक्रिया के संकेत दूसरी अनुक्रिया के संकेत से जुड़े हुए होते हैं। इसमें पहले दिए क्रिया की जाती है, यानी बिना लक्ष्य उद्दीपक के ही क्रिया की जाती है, और यदि क्रिया के उपरांत एक बल प्रदान करना उद्दीपक मिलता है तो क्रिया हो जाती है। इस क्रिया को करने में वृद्धि होती है। प्रतिक्रिया की शक्ति का सिद्धांत बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया की बारंबारता जरूरी है। इसके बाद प्रतिक्रिया को सबलीकृत करने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है। पुनर्बलन की प्रतिक्रिया उपरांत काल समीप प्रस्तुतिकरण का अधिगम प्रभावी होता है। शिक्षा में उपयोगी, बालक के शब्द भंडार में बढ़ाने में उपयोगी होता है। विक्रमित अनुदेशन को गति देता है। निदानात्मक उपचारात्मक प्रशिक्षण में है। पुनर्बलन शब्द जहाँ आए थे वह स्किनर आएगा। आवश्यकता, चालक आपका कलारक हल्का है। कोई भी यंत्र चलाना जैसे रेडियो, स्किनर और सिद्धांत आदि पर आधारित है। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, अन्य स्थापनापन का सिद्धांत या एकल प्रयास का सिद्धांत होता है। प्रतिपादक एडविन गुथरी है। खरगोश पर किया था। सीखना समीपता के आधार पर होता है। संज्ञानवादी अधिगम की बात करें, यह मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, प्रत्यक्ष सीखना, कल्पना, समस्या समाधान पर बल देता है। संज्ञान यानी आत्मघात अनुभूति या बोध पर बल देता है। जीन प्याजे, कोहलर, कॉफका, मैक्स वर्दिमर, कुर्तलेबिन, एडवर्ड टोलेमैन, रॉबर्ट गेने, एल्बर्ट बांडूर आदि है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, संपूर्णकर्ता का सिद्धांत, गेस्टवार्ड सिद्धांत है। कोहलर ने 1917 में कोहलर में मैक्सिवर्दर, कोहलर, कॉफका और मेर्दिवर ने एक गेस्टवादी सिद्धांत दिया था। सुल्तान नामक बाजी पर दिया था। कैनारी द्वीप पर सूझ वास्तविकता सिद्धांत का आकस्मिक तत्कालिक स्थायी ज्ञान होता है। और 3 वर्ल्डों पर आए थे। मेन्स इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक है। बुद्धि का प्रभाव होता है, अनुभव का प्रभाव होता है, कल्पना का प्रभाव होता है, प्रयास त्रुटि का प्रभाव होता है। शिक्षा में उपयोगी, अबोध, प्रत्यक्ष अबोध और प्रत्यक्ष शिक्षण पर आधारित होने के कारण विज्ञान अनुगणित इसमें उपयोगी होता है। गेट्स वन्य के अनुसार यह स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। ग्रेसन वन्य के यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। रचनावाद प्रकृति रचनात्मकता पर बल देता है। यह टक्कर सीखने का विरोध करता है, यानी यथार्थाई के प्रयास और त्रुटि के नियम की आलोचना करता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अन्य नाम है। प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत है। प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत है। अवलोकन सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत है। यह प्रक्षेपण विधि के प्रतिपादन भी अल्बर्ट बांडूरा है। यह समाज का अवलोकन करके अनुकरण करते हैं। प्रतिपादक सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा का है। कनाडा के व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। लिंडग्रेन के अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण शुरू हुई है। सामाजिक अधिगम के सोपान है। सावधान, ध्यान, अवलोकन, देखना, आपका टेंशन होता है, धारण करना, रिटेंशन होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, सकारात्मक हो तो व्यवहार में, नकारात्मक हो तो व्यवहार में नहीं अपनाता है। छोटे बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। सामाजिक व्यवहार में सीखने में उपयोगी होता है। भाषात्मक विकास में उपयोगी होता है। कलाओं के प्रशिक्षण में उपयोगी होता है। देखकर सीखना होता है। अधिगम के सोपान देखें। आपको रॉबर्ट गेने ने प्रस्तुत अधिगम की शर्त दी है। अधिगम के 8 सोपान बताएं। पहले संकेत अधिगम निम्न स्तर बताया। संकेत उद्दीपक, अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, बहुविभेदन, संप्रत्यय, नियम, सीखना और समस्या समाधान करना। ऊपर से नीचे जाने पर अधिगम स्तर बढ़ते हैं। इसके अंदर संकेत, उद्दीपन, संकेत मिलेगा, उद्दीपन होगी, उद्दीपन के बाद श्रृंखला बनाएगा, श्रृंखला में शाब्दिक साहचर्य करेगा, शब्दों से उसको यानी कि उसके साथ में संबंध बना लेगा। उसके बाद में बहुविभेदन करेगा, अलग अलग को अलग कर देगा। उसके बाद में संप्रत्यय सीखेगा, यानी खुद संप्रत्यय बनाएगा, नियम बनाएगा। उसके बाद में समस्या समाधान सीखेगा।
समस्या समाधान सर्वोत्तम स्तर है, इसमें व्यक्ति अधिगम भी कहते हैं, व्यक्तिगत अधिगम कहते हैं। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्टलेबिन का तलरूप का सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। कुर्टलेबिन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति द्वारा वातावरण के परिणाम से होता है। इसे बिहेवियर पर्सन आपका एनवायरनमेंट होता है। जीवन दायरा जीवन क्षेत्र के आधार पर व्याख्या वेक्टर से नोवेलेसिन टोपोलॉजी ने की थी। व्यक्त अधिगम सिद्धांत या गुप्त अधिगम सिद्धांत, चीन अधिगम सिद्धांत के स्थान में अधिगम दिया था। प्रतिपादक एडवन गुथ्रिथ टोलमैन थे, अमेरिका में प्रयोग किया था। चूहे पर बुलबुलिया पर उपयोग किया था। पुरस्कार प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्ति लक्ष्य के मार्ग पर ध्यान देता और न कि अनुक्रियाओं पर। अधिगम का सूचना प्रक्रिया सिद्धांत, अधिगम का सूचना प्रक्रिया सिद्धांत आपका आटकिंसन का है, शिफ्रिन का है। यह सिद्धांत किसी जानकारी की स्मृति में प्रवेश करने के तरीके, भंडारित होने पर पुनः प्राप्ति किए जाने के तरीके की जांच करता है। 3 प्रकार की स्मृति होती है। ज्ञानेंद्रिय स्मृति, यहाँ सूचना आकार क्रियात्मक प्रकृति से जाती है। क्रियात्मक प्रकृति, यहाँ पर सूचना व्यक्ति के चेतन रूप में जाती है। दीर्घकालिक स्मृति स्थायी सूचना होती है। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन जीन प्याजे ने किया था। पुस्तक बाल चिंतन की भाषा है। 4 अवस्थाएं बताइए। संवेदनात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक अवस्था बताइए 0 से 2 वर्ष तक। संवेदना यानी सारी क्रियाओं के माध्यम से सीखना। ज्ञानेंद्रियों में सीखना, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद करना। बालक में स्मृति, अनुकरण, ध्यान, जिज्ञासा की प्रकृति की प्रारंभ करता है। बालक स्वार्थी, आत्म केंद्रित होता है। क्रिया और परिणाम से संबंधित स्थापित करता है। व्यवहारिक बुद्धि व नैतिकता का अभाव होता है। वास्तविक स्थायित्व की प्रवृत्ति का विकास करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। 4 से 7 वर्ष अंत प्रज्ञात्मक अवस्था होती है। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है। स्वयं में सी बातें करना होता है। बालक के अनुकरण व खेलने की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जीववाद, निर्जीव में भी जीव गुण अपनाना, प्रत्येक गतिशील वस्तु में सजीव होता है। केंद्रीकरण, किसी एक ही पक्ष को देखना। अहमवाद यानी स्वयं को महत्वपूर्ण मानना। अपलटन, नियमों के अर्थ को समझ लेना पाना होता है। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद 7 से 11 वर्ष के बच्चों के बालक मूर्त रूप से तर्क चिंतन करने लगता है। वस्तुओं से वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने सीख जाता है। अब दूसरों के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। पलटन का गुण विकसित हो जाता है। यथार्थ वस्तुओं का गुण का ज्ञान हो जाता है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखें। बालक अमूर्त रूप से तर्क चिंतन करने लगता है। चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, मौलिकता, विश्लेषण, संश्लेषण करने, निर्णय करने की शक्ति विकास हो जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली देखें। स्कीमा क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यवहार करने तरीके 2 प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक स्कीमा तो ज्ञानात्मक स्कीमा। स्कीमात्मकरण, किसी समस्या के आने पर पहले से ही विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करना। समंजन या समायोजन, समस्या के उपस्थित होने पर नई स्कीमा विकसित करना समंजन कहलाता है। संतुलीकरण, नई स्कीमा विकसित करके पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना संतुलीकरण कहलाता है। अधिगम के निमित्तवादी सिद्धांत रचनात्मक अधिगम, रचनात्मक अधिगम सिद्धांत होता है। संपर्क जॉन डीवी ने किए थे। जेरोम ब्रूनर ने, वाइगोत्स्की, गार्डनर ने सिद्धांत में की उत्पत्ति संज्ञानात्मक और सामाजिक मनोविज्ञान से हुई है। बाल केंद्रित पागमिश के अनुसार बालक केवल स्वयं का ज्ञान निर्माण करता है। यह सिद्धांत शिक्षक की सीमित भूमिका व मार्गदर्शन के रूप में तथा बालक आलोचनात्मक दृष्टि से नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। जेरोम ब्रूनर, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सीखा जा सकता है। रचनात्मक अधिगम के सिद्धांत 5 तत्व बताए हैं। अधिगम करता बालक होता है। बालक की रुचि, इच्छा, आकांक्षा, जिज्ञासा, प्रेरणा का स्वतंत्र ज्ञान ग्राही बनने पर बल देता है। शिक्षक मार्गदर्शक या सहयोगकर्ता होता है। अधिगम क्रिया, इस सिद्धांत में बालक छोटे छोटे समूह में बंटकर समस्या को हल करते हैं। अधिगम विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि या पूछताछ परीक्षण विधि कहते हैं। पाठ्यक्रम बनता है। क्रियात्मक सहयोगात्मक होना चाहिए। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का है। पुस्तक शिक्षा की प्रक्रिया, जेरोम ब्रूनर ने स्वामित्व अधिगम की व्याख्या करते हुए विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। इस विधि में अवस्था नेगेटिव स्टेज 0 से 3 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक संवेदना व गाम्य क्रियाएं के माध्यम से सीखता है। सबसे निम्न अवस्था चलना फिरना होती है। मूर्त प्रतिधान अवस्था या अप्रत्यात्मक अवस्था होती है। प्रत्यात्मक प्रतिमा से होता है। बालक प्रत्यक्ष शिक्षण का मानसिक प्रतिमाओं के माध्यम से सीखता है। प्रतीकात्मक अवस्था होती है। बालक अपने अनुभवों को भाषा व प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। अन्वेषण विधि पर बल देता है। आदर्श चिंतन ब्रूनर ने बल दिया है। किसी विषय पर तत्कालिक ज्ञान, ब्रूनर ने ज्ञान की संरचना पर बल, तत्परता एवं बाल द्वारा स्वयं खोज करके सीखने पर बल यानी स्वायत्तता पर बल दिया है। सामाजिक निमित्तवाद वाइगोत्स्की रूस की है। पुस्तक थॉट ऑफ लैंग्वेज है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। बालक के परिवार, समाज, विद्यालय के साथ अंतः क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। JPD समीपस्थ विकास का सिद्धांत वास्तविक और संभावित विकास के बीच का क्षेत्र है। वास्तविक ज्ञान यानी बिना सहायता के ज्ञान ग्रहण किया जाता है। संभावित विकास के योग्य व्यक्तियों की सहायता से ज्ञान ग्रहण करना होता है। स्कैफोल्डिंग का ढांचा निर्माण यानी बालक के अव्यवस्थित असंगठित संप्रत्य कुशल सहायता के साथ समाज में व्यवस्थित, संगठित, तर्क संगत व औचित्यपूर्ण बन जाते हैं। अधिगम का मानववादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो व सहयोगी कार्ल रोजर्स थे।
ये सिद्धांत में मानवतावादी यानी श्रेष्ठ मानव आत्म परीक्षण पर बल दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत मैस्लो ने दिया 5 आवश्यकताएं बताई है। आत्म सिद्धि की पानी यानी शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, प्रेम सम्मान पाने की आवश्यकताएं, आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। मानवतावादी मानव कल्याण आत्म सिद्धि मूल्यों का आत्म पर अनुशासन बल देता है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का रोजर्स का बालक स्वयं स्वयं पहल करता है। मानसिक क्रियाएं देखिए, संवेदना मानसिक क्रियाएं ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। ज्ञान का डर होता है, ज्ञान का घर होता है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान के, लेकिन मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ होती है। किसी विशेष ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु को प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण संवेदना पूर्ण अनुभव या प्रत्यक्षीकरण होती है। मानसिक क्रियाएं होती है किसी उद्दीपक के बारे में इमेज या सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया। ज्ञान की दूसरी पीढ़ी है, जब इमेज बन जाती है तो सामान्यीकरण हो जाता है। संवेदना पूर्व अनुभव या प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय आपका चिंतन है, तर्क है, समस्या समाधान है। चिंतन की बात करते हैं रोशनी चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया तक ज्ञानात्मक पहलुओं प्रतिमाओं, प्रतीकों, संपत्तियों, नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। कोंगन तथा मैंने कहा विशेषताएं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। मूल तत्व मानसिक प्रक्रिया तर्क, समस्या समाधान। चिंतन लक्ष्य उन्मुख होता है। चिंतन समस्या में प्रारंभ होकर समाधान तक चलता है। चिंतन आवश्यकता की पूर्ति करने वाली प्रतिक्रिया होती है। आंतरिक मानसिक प्रक्रिया को बाह्य रूप में व्यवहार करने को प्रकट करता है। चिंतन के प्रकार जैक वार्डो के रूस ने 1977 में 2 प्रकार के बताए हैं, सबली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। आगे देखिए आपके सबली चिंतन, इस चिंतन का स्वरूप कल्पना और सपनों में से होता है। सबलीनता एक विकार है, आत्म मोह है, स्वप्राणता से इसमें सामाजिक व्यवहार का संपर्क कमजोर होता है। यथार्थवादी चिंतन, इसका संबंध वर्तमान वास्तविकता व समस्या समाधान से होता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी चिंतन, दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। निगमनात्मक चिंतन, सूत्र से परिणाम ज्ञात करना, विशेष रूप से प्रतिभाशाली बालकों में होता है। सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन केंद्रमुखी चिंतन होता है। दिए गए तथ्यों से अपनी ओर से तो कुछ नया जोड़कर नवीन ज्ञान प्राप्त पहुंचना होता है। खुद से खुद सुन ज्ञात कर सकता है। आलोचनात्मक चिंतन, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना में गुण दोषों की समीक्षा करना होता है। चिंतन के अन्य प्रकार देखें। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन होते हैं, छोटे बालक में पाया जाता है। मूर्त चिंतन औपचारिक अवस्था में किशोर में पाया जाता है। कल्पनात्मक चिंतन पूर्ण अनुभव आधारित भविष्य। तार्किक चिंतन आपके चिंतन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा। चिंतन के सोपान देखें। समस्या का आकलन ज्ञान होता है। समस्या से संबंधित तथ्यों का ग्रहण करना होता है। निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष का परीक्षण करना होता है। वुडवर्थ ने चिंतन की किसी समस्या का हल करने की पद्धति प्रक्रिया बताई है। चिंतन की प्रवृत्ति विकास के उपाय स्वतंत्र व्यक्ति अवसर देता है। उत्तरदायी पूर्ण कार्य करता है। ऐसे प्रश्न या समस्या का प्रदान करता है जिससे जिज्ञासा जागृत होती है। खोजपूर्ण प्रश्न दिए जाने चाहिए। भाषा ज्ञान पर बल देता है। प्रति या एक संप्रत्य को दूसरे संप्रत्य को से जोड़ता है। चिंतन का उत्कृष्ट रूप है, तर्क कहलाता है। गेट्स चिंतन एक सुनिश्चित फलदायी प्रक्रिया है जो तर्क कहलाती है। जॉन डीवी ने पुस्तक हाउ टू थिंक में तर्क के स्टेप बताया। समस्या का चुनाव उपस्थित होना होता है। समस्या को जानना होता है। समस्या समाधान के उपाय सोचना होता है। उस समय का प्रयोग करना होता है। तर्क के प्रकार निगमन तर्क आपका समस्या से विशिष्ट होता है। आगमन तर्क विशिष्ट से सामान्य होता है। स्वयं के अनुभव से निष्कर्ष निकालना जाता है। आलोचनात्मक तर्क गुण दोष के आधार पर होता है। सादृश्य तर्क आपका तुलना के आधार पर होता है। सादृश्य में समान होता है। समस्या समाधान ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति समस्या की वर्तमान अवस्था से लक्ष्य अवस्था की ओर जाता है। केंद्र समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती हुई कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया होती है। स्टेल ग्रेन कहते हैं यह प्रतिमान जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या को जानना, तथ्यों का स्मरण करना, स्वाभाविक समाधानों का निर्माण करना, समाधानों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, समाधान का प्रयोग करना। समस्या समाधान की विधिया क्या होती है? यादृच्छिक अन्वेषण विधि होती है। बार बार प्रयास और त्रुटि से समस्या को हल निकाला जाता है। स्वतः या शोध अन्वेषण विधि ह्यूरिस्टिक विधि होती है। उचित विकल्पों का चयन करके समस्या का हल करना होता है। रुचियों को बढ़ावा देना, स्वतः खोज करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। प्रभावित करने वाले कारक रुचि का अभाव होता है। मानसिक भक्ति, दुश्चिंता, प्रशिक्षण का कार्य, करात्मक अटलता। कल्पना, मैकडूगल कल्पना प्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करता है। उद्दीपक वस्तु के व्यक्ति के अनुपस्थिति में विचार करता है। कल्पना चेतन प्रक्रिया का भाग होता है। मानसिक प्रक्रिया संज्ञानात्मक पक्ष में संबंधित जिसमें पूर्व ज्ञान में नई वस्तु का निर्माण होता है। मैकडूगल के अनुसार पुनरुत्पादक क्षमता मीन्स पुनः उत्पादन कब पूर्व अनुभव प्लस स्मृति। उत्पादक कल्पना नवीन वस्तु निर्माण होता है। रचनात्मक कल्पना वस्तु निर्माण में होती है। सृजनात्मक कल्पना नई रचना व विचार वस्तु से होती है। ड्रेवर के अनुसार पुनरुत्पादन कल्पना होती है। आदनात्मक कल्पना दैनिक कार्यों से प्रयुक्त होती है। सृजनात्मकता कल्पना 2 प्रकार की होती है। कार्य साधक कल्पना, विचार क्रियाकलाप कल्पना कोई वस्तु का निर्माण होता है। सौंदर्यात्मक कल्पना आपके कुशलात्मक जिसमें सौंदर्य होते हैं। कल्पना की विशेषता होती है। मानसिक प्रक्रिया और पूर्व अनुभव पर आधारित होती है। सृजनात्मक होती है। मूलक चिंता का आधार होती है। बालक चिंतनशील होता है। निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अमूर्त चिंतन की ओर ले जाते हैं। संकल्पात्मक मानचित्र, अवधारणा मानचित्र सर्वप्रथम प्रयोग करता है। जोसेफ डी नोवक ने
नौकरी मानचित्र के नाव या पार्क बताए हैं। अशुभेल के निरर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत का रचनात्मक निमित्तवादी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञान की संरचना को स्पष्ट करने के लिए विचारों जानकारियों को तीर के समान के जोड़कर चित्र द्वारा एक अधिगम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नवीन विचार विकसित किए जाते हैं, परीक्षा के अभ्यास में दिन उपयोगी होते हैं। ज्ञान एकीकरण में सहायक होता है, क्रमिक त्रुटियों में समाप्त हो जाता है। सेव देखिए, तना पौधा या पत्ते फूल जड़ा भी जमीन पर हरित भोज्य यानी खनिज लवण और जल आते हैं। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के आधार पर विकसित करता है। आगे देखिए, आप विवरण क्या होते हैं। गुड के अनुसार किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया विवरण कहलाती है। लोभन कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि आवश्यकता से उत्पन्न होती है और किसी क्रिया की ओर ले जाती है, आवश्यकता को संतुष्टि करती है। मैकडूगल अभिप्रेरणा में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा में आंतरिक उत्तेजना होती है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग स्किनर ने कहा है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर से हुई है। मोटिवेशन बराबर मोटम प्लस मोवियर से हुई है। गति करना है लैटिन भाषा शब्द है। प्रकृति देखिए, अभिप्रेरणा आवश्यकता से उत्पन्न होती है, लक्ष्य केंद्रित होती है, ध्यान केंद्रित प्रक्रिया होती है, आवश्यकता से उत्पन्न होकर लक्ष्य प्राप्ति तक चलती है। अभिप्रेरणा साध्य है, न कि साधन है। भावनात्मक मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। अभिप्रेरणा के प्रकार देखें। आंतरिक जन्मजात सकारात्मक अभिप्रेरणा आती है स्वयं की इच्छा से जब किसी कार्य को करते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं भूख प्यास मातृत्व प्रेम आत्मसम्मान सफलता को इच्छा और नेतृत्व आती जाते हैं। बाह्य नकारात्मक अभिप्रेरणा बाह्य व्यक्ति के प्रभावों से आकर कोई व्यक्ति कार्य जैसे प्रशंसा दंड पुरस्कार परिणाम ज्ञान का मूल्यांकन आदि प्रेरणा के तत्व देखें। आवश्यकता निर्णय यानी शारीरिक आवश्यकताएं भूख प्यास भोजन निद्रा काम सामाजिक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा संबंध आत्मसम्मान पाया जाता है। चालक की बात करें कि शरीर की आंतरिक दशा जो कि विशेष प्रकार का व्यवहार करने को प्रेरित करती है, जैसे भूख और प्यास होती है। उत्तेजना प्रोत्साहन की बात करते हैं, किसी तत्व द्वारा चालक की सुस्पष्ट होती है, भूख लगी होती है, भोजन होता है। प्रेरक की बात करें, यहाँ पर आपका आपकी नीड ड्राइवर आपका होता है। अधिक आवश्यकता देखें, आपका चालक लक्ष्य चालक का प्राणी और में तनाव और प्रोत्साहन होता है। प्रेरक में आवश्यकता चालक और तनाव सभी आ जाते हैं। आवश्यकता प्रदान कर में श्लोक का है। इसके अंदर शारीरिक आवश्यकताएं निम्न स्तर की बताई, उसके अंदर सुरक्षा सामाजिक आवश्यकताएं समान और आत्मशील उच्च स्तर की बताई है। मानवतावादी सिद्धांत भी विमेस्लो ने दिया था, लेकिन बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत पदानुक्रम महत्व का सिद्धांत सिल्बर्ट और वर्नर ने दिया था। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मेस्लो का है। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रम मेस्लो का है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत आपका सिरिल और बर्ट का है। प्रेरक के प्रकार बताएं, यहाँ से प्रश्न अब आता है। मेस्लो के अनुसार दो प्रकार के हैं, जन्मजात और अर्जित है। दारण थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक और कृत्रिम होते हैं। स्वाभाविक खेल अनुकरण सहानुभूति, कृत्रिम प्रशंसा पुरस्कार दंड सहयोग। थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिदर थॉमसन प्रतिरप मॉडल दिया था। ग्रेट के अनुसार प्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होते हैं। भूख प्यास नींद काम होती है। मनोवैज्ञानिक के अंदर प्रेम भय क्रोध और सुख दुख होता है। सामाजिक प्रेरक के अंदर सामुदायिकता जिज्ञासा रचनात्मक संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत देखिए, यहाँ पर मनोविश्लेषण फ्राइड आपका अचेतन मन चालक होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का चालक का है। चालक नियंत्रक सिद्धांत CL का है। आवश्यकता की पूर्ति बताई, आत्म सिद्धि की अवस्था मेस्लो ने बताई है। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक ने बताया। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत क्रुट-लेविन का है। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्फ या कॉफमैन का है। अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत आपका मैक्स ग्रेगर का है। अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार बताए हैं, क्रुट-लेविन ने दिए हैं। उपागम ग्रह ये दो सकारात्मक विचार होते हैं। परिहारवाज्य होता है, उपहार परिहार होता है, उपागम परिहार होता है। अधिगम के प्रेरणा की भूमिका देखें। व्यवहार परिवर्तन में उपयोगी होता है। बालक में रुचि जागृत करने में, अनुशासन स्थापित करने में, अधिगम सफलता प्राप्त करने में, ध्यान केंद्रित करने में, अभिप्रेरित करने उपाय होते हैं। प्रतिस्पर्धा सफलता नवीनता, नवीन रुचियों में प्रशंसा पुरस्कार दंड, सामूहिक कार्य या खेल आधारित विधियां करके सीखने वाली शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करके अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, ये सोरेनसन ने कहा था। अधिगम के पठार की बात करते हैं। अधिगम पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब अधिक सीखने की गति एकदम रुक जाती है, उसे रोस ने कहा है। अधिगम पठार के कारण बताएं देखें। अभिप्रेरणा का अभाव होता है, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक दोष होता है, थकान या आपकी ग्रंथि विकार हो सकता है, दोषपूर्ण वातावरण हो सकता है, बहु पाठ्यक्रम हो सकता है, शिक्षण विधि की निरस्ता आदि आ सकती है। अधिगम वक्र की बात करें। अधिगम वक्र सीखने की गति की मात्रा को व्यक्त करता है। सकारात्मक या वर्धमान निष्पादन शुरू में धीमे और बाद में तेज हो जाता है, इसे कॉनकेव कहते हैं। नकारात्मक इसके अंदर शुरू में तेज फिर आपके धीरे धीरे कम हो जाता है, ये नकारात्मक होता है। मिश्रित या सेपड़ होता है, शुरू में धीमे फिर तेज फिर धीमे फिर तेज, इस प्रकार से चलता रहता है। सरल रेखा आपका एक सीधी निष्पादन एक सीधी रेखा में गति में होता है। शून्य त्वरित वक्र यानी अधिगम में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है। अधिगम की विधा देकर के सीखने डॉक्टर मैस ने बल दिया है, सर्वाधिक प्रभावी विधि होती है। परीक्षण करके सीखना वाटसन ने बताया। परीक्षण करके सीखना विलियम वुंट ने बताया। सामूहिक विधि आपकी योजना प्रोजेक्ट कार्य
कार्यशाला, सेमिनार, वाद विवाद, ये सभी सामूहिक विधि द्वारा दिया। मिश्रित विधि द्वारा सीखना मिला जुला रूप होता है। अधिगम के प्रकार पक्षीवाद करते हैं। संज्ञानात्मक बोध दिमाग से संबंधित होता है, जहाँ चिंतन, प्रत्यक्ष शिक्षण, तर्क, कल्पना, बुद्धि, विश्लेषण, साहचर्य, उदाहरण देना, निष्कर्ष निकाल, आलोचना होता है। भावनात्मक बात करते हैं। भावनाओं संवेगों से संबंधित होता है, जिसे महसूस किया जाता है। प्रेम, घृणा, क्रोध होती है। क्रियात्मक यानी गामक क्रियाओं, कौशल से व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है। लिखना, चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, पेंसिल, नृत्य सिखना आदि होता है। वाचन अधिगम की बात करें, शब्दों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना होता है। संप्रत्य अधिगम किसी वस्तु को घटना प्रति एक इमेज बना लेता है। परिप्रेक्ष्य अधिगम समस्या समाधान में के कौशल के आधार पर इसमें बालक अध्यापक से प्रश्न पूछकर व्याख्या का चिंतन कर नवीन ज्ञान का नवीन निर्माण करता है। कौशल अधिगम जटिल कार्य को दक्षता में करना होता है। वह अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आशुबेल का 2000 से पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़कर ज्ञान प्राप्त करता है। उस बाद देखिए आशुबेल के आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। डेविड आशुबेल ने अधिगम के 4 बताए हैं। अभी अधिग्रहण सीखना है, बालकों को विषय वस्तु लिखकर बोलकर देना व बालक द्वारा उसे आत्मसात करना होता है। अन्वेषण सीखना, बालक को प्रश्न सामग्री में से नवीन ज्ञान की खोज करके सीखना होता है। रटकर सीखना, बिना समझे याद करना आपका अर्थपूर्ण अधिगम है। विषय वस्तु के आधार पर तत्वों को समझना है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है। आशुबेल ने अर्थपूर्ण अधिगम को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अधिगम स्थानांतरण की बात करते जब किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान कौशल किसी दूसरी परिस्थिति में काम में लेना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सकारात्मक सबसे पहले सीखा गया ज्ञान बाद में हेल्प करेगा। नकारात्मक पंजनी पहले सीखा गया ज्ञान बाद में हमें दिक्कत देगा। सुने यानी पहले सीखा गया ज्ञान बाद के सीखने में कोई फर्क नहीं देगा। नकारात्मक सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण 5 प्रकार का होता है। पार्श्वव्यंतरण, समान स्तर के विषयों में ज्ञान का स्थानांतरण होता है। फिजिक्स, मैथ, हिंदी, संस्कृत, ऊर्ध्वाधर अनुमान यानी सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उच्च स्तर में उपयोग किया जाता है। और अनुक्रमिक यानी स्थानांतरण, विषयों का एक क्रम में सीखने के बाद में नए विषय का ज्ञान में व सीखने में पड़ने वाले प्रभाव होते हैं। समस्त स्तर अंतरण यानी समान स्तर से ज्ञान प्राप्त करने से होता है। द्विपार्श्व जब शरीर के अंग में से किए गए कार्य को दूसरे अंग में से करना होता है, जैसे लेफ्ट हैंड से लिखने में राइट हैंड से लिखा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है कि समान तत्वों का सिद्धांत या अनुरूप तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित थॉर्नडाइक थे, जहाँ 2 समान तत्वों से संबंध में समायोजनवादी सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। सामान्यीकरण सिद्धांत CH जड़ का है। समस्या या विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत स्पीरमैन का है। संयोजनवाद का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का है। ग्लूकोमा क्या है? रेटिना आंखों पर क्षतिग्रस्त होता है। ग्लूकोमा यानी रेटिना या आंखों का क्षतिग्रस्त होना ग्लूकोमा कहलाता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सुनने संबंधी विकार होता है। डिमेंशिया या डिस्मोग्राफिया यह स्मृति विकार होता है। मेमोरी स्मृति होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद में मोनेप्लेसिया एक हाथ पैर प्रभावित होता है। मोनो मतलब एक हाथ या पैर प्रभावित होता है। हेमिप्लेसिया यानी 2 हाथ पैर हो जाते हैं। हेमी मतलब दोनों। और क्वाड्रिप्लेसिया यानी क्वाड्रा 4 हाथ पैर प्रभावित होते हैं। 4 हाथ पैर प्रभावित होते हैं। प्लेसिया यानी मीन्स हाथ पैर प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपकी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।